आज हम क्षितिज का पार्ट पहला दो बेलों की कथा पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा और आप पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा पहले उसको मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ। तो झूरी नाम का इस कहानी में दो बेलों की कथा में झूरी नाम का एक कृषक किसान है। उसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। वह हीरा मोती दोनों से बहुत प्यार करता है और हीरा मोती भी उससे दोनों बहुत प्यार करते हैं। और वो दोनों जानवर अपने आप आपस में भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर एक दिन झूरी को उन दोनों बैलों को अपने ससुराल अपने साले गया के पास भेजना पड़ा। और भेजने पर वो वहाँ पर जानवर गए, रात को शाम को पहुँचे। तो पहुँचने पर उन जानवरों ने वहाँ कुछ नहीं खाया और पूरी रात ऐसे ही शाम होने का इंतज़ार करने लगे बैठे बैठे। तो जब शाम हुई तो वो दोनों जानवर वहाँ से, दोनों बैल वहाँ से अपनी मोटी रस्सी तुड़वा के और वहाँ से भाग के वापस झूरी के पास आ गए। जब झूरी सुबह उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल वापस मेरे घर आ गए हैं। तो बहुत खुश हुआ और पूरा गांव भी बहुत खुश हुआ। गांव वालों ने उनकी बहुत तारीफ करी कि ऐसे बैल हमने कहीं नहीं देखे। उसके इतना सब होने के बावजूद भी झूरी की पत्नी झूरी से नाराज हो गई और झूरी से बहस करने लगी कि तुम्हारी ये बैल तो नाकारा है, मेरे भाई के यहाँ तो काम क्यों करेंगे। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये बैल वापस लौट आए और मेरे भाई के यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। उसने ना जो उनको खाना खिलाता था उस आदमी को भी उसने मना कर दिया था कि जो मजूर खाना खिलाता था उसको भी मना कर दिया कि इनको सिर्फ सिर्फ खलीद खलीद देना, इनको भूसा खली नहीं, इनको भूसा ही देना खाली खाने के लिए। तो झूरी को उनके लिए उन बैलों पर दया भी आती है, लेकिन वो मजूर अपने मालिक को मना कर देता है कि नहीं, मुझे मालकिन डांटेगी इसलिए मैंने कुछ खाने का अच्छा नहीं दे सकता हूँ। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगी कहानी में कि गद्य की कुछ विधाएं होती हैं। और आप जब 9th और 10th कक्षा में आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो स्टैंडर्ड बढ़ जाने की वजह से आपको आपके हर 9th और 10th कक्षा में यह एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस प्रकार की विधा है। तो गद्य की जो कुछ विधाएं होती, प्रमुख विधाएं होती है, वो होती है नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना। ये सब इनकी प्रमुख विधाएं होती हैं। और दूसरा वर्ग देखें तो वो गौण विधाओं का वर्ग होता है, जिसमें कि जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्रत, स्मरण, रेखाचित्र, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य इत्यादि सब विधाएं होती हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है पाठ पढ़ने के बाद में कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी के लेखक कौन है और एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की विधा है। तो आपको विधा जरूर याद रखनी है और लेखक जरूर याद रखने हैं। तो अभी जो हम दो बेलों की कथा पाठ पढ़ रहे हैं उसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और ये कहानी विधा है। ठीक है, तो अब हम पाठ को आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। अब की उसने दोनों बेलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। अब क्या था कि झूरी का जो साला था वो वापस दूसरे दिन गया, वापस उन बैलों को लेने के लिए आ गया। और अब की बार वो हाथ से पकड़ के नहीं ले जा रहा था, अब की बार वो उसको गाड़ी में जोत कर ले जा रहा था। 2-4 बार मोती ने ऐसी कोशिश करी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मोती स्वभाव से चंचल था, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का था, तो उसको वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो मोती ने गाड़ी को सड़क के नीचे खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा बहुत सहनशील था और उसने उसको गाड़ी को संभाल लिया। संध्या का समय था। समय पर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। अब क्या हुआ बच्चों, जब वो दोनों बैल रात शाम को जब गया के घर पर पहुंचे तो उनको वहां पर गया ने मोटी रस्सी से बांध दिया। और कल जो उन्होंने जो हरकत करी थी कि वो वापस झूरी के घर चले गए थे, उसका मजा चखाने के लिए उसने उनको सूखा भूसा डाला और खुद के जो दोनों बैल थे उनको खाने को अच्छा खली और चूनी दोनों दे दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसे टिककार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा।
अब इससे पहले क्या हुआ था, झूरी जो था उनका पहले वाला मालिक, वो उन बैलों को बहुत अच्छा रखता था, वो उनको कभी नहीं मारता था, तो उन बैलों को खाने को भी अच्छा देता था। तो ऐसा अपमान कि गंदा खाना, मार पड़ रही है, ऐसा अपमान उनका पहले कभी हुआ नहीं था। जैसे ही झूरी उनका आवाज़ लगाता था टिक्कार करके, टिक्कार एक तरह की आवाज़ होती है, शब्द होता है, तो वो आवाज़ उनको आवाज़ देता था टिक्कार करके, तो वो दोनों मतलब बहुत खुश होते थे। और उनको उनका मान सम्मान कभी भी, उनको ऐसा नहीं लगा कि हमारा मान सम्मान यहाँ पर खराब हो रहा है। हमेशा उनको अच्छा खाने को मिलता था और उनका मालिक उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उल्टी इस तरफ यहाँ क्या हो गया कि उनको मार भी पड़ रही थी और सूखा भूसा भी खाने को मिल रहा था। यहाँ पर लिखा है कि फूलों की छड़ी, ये यहाँ पर मुहावरा है कि जूरी उनको फूलों की छड़ी, मतलब फूलों से बनी हुई छड़ी से तो किसी की लगती नहीं है, लेकिन फूलों की छड़ी से भी उनको नहीं मारता था। नान की तरफ आंखें तक न उठाई, दोनों ने नान की तरफ, खाने की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता। उन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब क्या हुआ बच्चों की, एक दूसरे दिन गया ने क्या किया, उन बेलों को हल में जोत दिया, और हल में जोतने के लिए हल में जोता उन दोनों को खेती करने के लिए, पर उन दोनों बैलों में से एक ने भी अपना पाँव आगे नहीं बढ़ाया। तो जो गया था वो उनको मार मार के थक गया, लेकिन वो दोनों बैल आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। तो गया ने हीरा को, जो हीरा नाम का जो बेल है, उसके नाक पर खूब डंडे जमाए, खूब बुरी तरह उसको मारा। तो दूसरा जो बेल था मोती, जो मैंने आपको बताया कि शरारती था, थोड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का था, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने हल को लेकर ही भागा। हल से बांधने वाली रस्सी, जुआ जो जिससे बेलों को बांधा जाता है, वह सब टूट गए। और अगर रस्सियाँ बड़ी बड़ी ना होती, उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ डाली थी, अगर रस्सियाँ बड़ी बड़ी ना होती तो वापस वो पकड़ाई में कभी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब यहाँ पर बच्चों दोनों बेल आपस में बात करने लगे, तो हीरा ने मोती को समझाया कि यहाँ से भागना व्यर्थ है, हम नहीं भाग पाएंगे क्योंकि रस्सियाँ इतनी बड़ी थी। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो मोती ने कहा कि इसने तो तुमको जैसे मार ही डाला था, तुम्हारी नाक पर इतनी बुरी तरह ने मारा है, तो ऐसा लग रहा था कि तुम तो मर ही जाओगे। तो अब की बार, तो हीरा कहता है कि अब की बार बहुत, मोती कहता है कि अब की बार हम बहुत मार पड़ेगी। तो उसके बदले में हीरा उसको समझाने के लिए कहता है, पढ़ने दो, बेलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे, कि यानी हम तो जानवर हैं, हम जानवर हैं तो हम मार से कब तक बचते रहेंगे, मार तो पड़ेगी ही। गया दो आदमी के साथ दौड़ा आ रहा, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मजा में भी लाठी लेकर आ रहा है। अब जो गया था वो दो आदमियों को लेके, और उन्हें बेल जो भागे हैं उनके पीछे वो गया भी भागा। तो मोती ने बोला कि कहो तो मैं, हीरा से बोला कि कहो तो मैं इन लोगों को मारूं और इनको मजा चखा दूं, ये लाठी लेके आ रहे हैं हमारे पीछे, तो मैं इनको यहीं पे मारता हूँ। तो हीरा शांत स्वभाव का था और सहनशील था, तो हीरा ने फिर से समझाया कि नहीं नहीं भाई, खड़े हो जाओ। तो फिर मोती बोलता है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं एक आध को गिरा दूंगा। यहाँ पर दोनों बैल आपस में चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो फिर से जो हीरा है उसको समझाता है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यानी कि हम इस तरह का काम उनको मारने का नहीं कर सकते। मोती दिल से ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त को टाला जाना ही मसलहत है। मतलब कि जब गया उनको लेने के लिए आया तो मोती का क्या हुआ कि मोती को एकदम से गुस्सा आ गया, तो मोती ऐंठ दिखाने लगा। तो
गया उन दोनों को पकड़कर चुपचाप ले गया। अगर उस वक्त गया उनके साथ मारपीट करता तो मोती को भी गुस्सा आ रहा था, तो मोती क्या करता कि वापस पलटकर उनको मारता, गया और उसके साथ दो जो आदमी थे उनको मारता। तो उसका गुस्सा देखकर उस वक्त गया शांत हो गया और समझ गया कि अभी इनको मारना बेकार है, ये अभी ये सही मौका नहीं है, तो मैं इसको टाल देता हूँ और यहाँ से इनको लेके जाता हूँ। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया हो। अब यहाँ क्या हुआ बच्चों की, शाम को जब वापस उनको बांधा गया तो वापस वही सूखा भूसा उनको खाने के लिए डाल दिया गया और घर के सब लोग खाना खाने लगे। जब खाना खाने लगे तो एक छोटी बच्ची उस घर में रहती थी, वह आई और उस बच्ची ने उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी दी और रोटी देकर चली गई। अब आप सोचो कि ये बेल इतने हष्ट पुष्ट थे, बड़े थे, तो एक एक रोटी से तो उनका क्या ही पेट भरता, लेकिन उनका मन बहुत शांत हो गया और उन्हें अच्छा लगा। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वो सोचने लगे कि यहाँ भी कोई अच्छे लोग रहते हैं। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब लड़की का परिचय देते हुए लेखक कहते हैं कि ये लड़की इस घर के मालिक भैरों की ही बेटी थी और उसकी माँ मर चुकी थी और जो सौतेली माँ थी, दूसरी माँ आई थी, वो उस बच्ची को बहुत मारती थी। इस वजह से उस बच्ची को बेलों से क्या हो गया, थोड़ा सा प्रेम हो गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। अब फिर से वही कंडीशन हो गई कि उनका एक रूटीन सा सेट हो गया कि दोनों को दिन भर खेतों में काम में लिया जाता, शाम को वो डंडे खाते, क्योंकि अड़ते थे, काम करने के लिए मना करते थे तो उनको डंडे भी पड़ते थे, और फिर शाम को घर लाकर उनको थान पर जो उनका जो जगह थी उस पर बांध दिया जाता था और वो छोटी बालिका उनको फिर से वहाँ पर आकर एक एक रोटी दोनों को खिला देती थी। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों को विद्रोह भरा हुआ था रोम रोम में, मतलब कि उन दोनों को बहुत तेज गुस्सा आता था। लेकिन वो लड़की जब उनको प्यार से वो रोटी खिलाकर जाती थी तो दोनों सूखा भूसा खाते हुए भी दोनों वापस कभी पतले नहीं हुए, हष्ट पुष्ट शरीर के थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। अब एक दिन मोती को, बहुत दिन हो गए ये सब बर्दाश्त करते 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 करते, तो मोती को एक दिन गुस्सा आया और मोती ने हीरा से कहा कि अब नहीं सहा जाता, हम क्या करना चाहते हो। तो फिर हीरा ने पूछा उसको कि तुम क्या करना चाहते हो। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो मोती ने कहा कि मैं एक आध जने को सींग पे उठा के फेंक दूंगा। यहाँ पर मोती के दिल में बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि उससे दिन भर काम करना, हलों में जोते जाना, डंडे खाना, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको लग रहा था कि मैं अब बहुत हो गया, अब मैं एक आध को सींग पे उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो 2 रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। अब यहाँ पर हीरा फिर से अपने अच्छे स्वभाव और अपनी अच्छी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहता है कि वो लड़की कितनी प्यारी है जो हमको रोज़ हम दोनों को एक एक रोटी खिलाकर जाती है। वो जो लड़की है वो इस घर के मालिक की बेटी है। क्या अगर तुम मालिक को मारोगे तो वो बच्ची बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो फिर मोती फिर से बोला कि अरे मैं इस घर की मालकिन को ही फेंक देता हूँ, जो वो लड़की को भी तो मारती है, उसकी सौतेली माँ है तो वो उसको भी तो मारती है, तो मैं उसको मालकिन को उठा के फेंक देता हूँ। इस पर हीरा फिर उसको समझाता है और समझाते हुए कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। यहाँ पर हीरा उसको समझा के कहता है कि अरे औरत तो सम्माननीय होती है, औरत पे कभी हाथ नहीं उठाते, तो इसलिए हम ये सब तो मना है, औरत के साथ हिंसा करना, तो अब तुम औरत को ही मारोगे क्या। औरत पर सींग चलाना तो बिल्कुल ये सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये हीरा यहाँ पर उसको फिर से मोती को मना करता है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। अब फिर से मोती उसको कहता है कि तुम तो कोई भी उपाय बताता हूँ तो तुम तो उसको हमेशा मना कर देते हो, तब क्या करें, तो यहाँ से तुड़ा के भाग चलें क्या।
हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा कहता है कि हाँ ठीक है, तुड़ा के भाग चलते हैं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो हीरा जो मोती है हीरा को वापस उपाय बता रहा है कि हम क्या करते हैं कि इस रस्सी को एक बार थोड़ा सा चबा लेंगे तो ये रस्सी थोड़ी पतली हो जाएगी, और पतली हो जाएगी तो ये आसानी से एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सी चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अब क्या था, जब वो बच्ची उनको खाना खिलाकर चली गई तो वो दोनों जने क्या करने लगे, एक एक रोटी खिला के चली गई बच्ची, तो दोनों जने रस्सी को चबाने लगे, लेकिन रस्सी मोटी थी तो उनके बार बार मुंह में आ ही नहीं रही थी। सहसा घर का दरवाजा खुला, वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। अब क्या होता है, बच्चों की जो थोड़ा बेल शरारती होता है तो उसकी नाक में नथ डाल दी जाती है ताकि कि उसकी शरारत थोड़ी कम पड़ जाए और उसके भागने का डर न रहे। तो वो बालिका फिर से घर का दरवाज़ा खोलकर, उसके घर में जो बात हो रही होगी वो सुनकर वो वापस दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और बेलों को कहने लगी कि मैं तुम्हारी ये जो रस्सी है उसको खोल देती हूँ ताकि तुम दोनों जने यहाँ से भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुमको मार डालेंगे। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब वो जो छोटी बच्ची थी उसने गराव बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गराव होती है गले में बांधने की फुंदेदार रस्सी। तो जो उनके बेलों के गले में जो रस्सी पड़ी हुई थी वो बालिका ने खोल दी, लेकिन फिर भी वो दोनों चुपचाप खड़े रहे, भागे नहीं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? तो मोती ने हीरा को फिर से पूछा कि अब क्या तकलीफ है, अब तो खुल गए हम, चलो भाई, तो चलो यहाँ से। तो हीरा ने कहा, चलो तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बेल मार्ग पर जा रहे हैं, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब हीरा ने उसको फिर से समझाया कि भाई अगर हम यहाँ से भाग गए तो ये लड़की तो बेचारी पहले से ही अनाथ है और पहले से इसकी माँ इसको इतना मारती है, और अगर हम यहाँ से भाग गए तो सीधा सीधा शक इस लड़की पर ही आएगा कि इस बच्ची ने ही हमको खोला है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतनी देर में तो क्या सहसा यानी अचानक वो जो छोटी बच्ची थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि दादा ये जो फूफा वाले जो बेल हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया उन्हें पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों ने भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अब जैसे गया अंदर से बच्चों भाग कर आया, तो बच्ची ने आवाज़ दी तो गया भाग कर आया और बेलों को पकड़ने लगा। तो बेल भागे तो गया ने उनका पीछा किया, लेकिन बेल और तेज भागे। तो गया ने क्या किया कि वापस लौट आया और शोर मचाने लगा ताकि गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर उन बेलों को पकड़ने वापस से जा सके। तो वापस वो गांव की तरफ लौट आया और अपने दोस्तों को गांव के लोगों को आवाज़ देने लगा। तो इतनी देर में उन दोनों दोस्तों को दोनों मित्रों को, दोनों बेलों को भागने का मौका मिल गया और वो सीधे दौड़ते चले गए। वो इतनी तेज दौड़े कि उनको ये भी नहीं पता चला कि उनके जो घर का रास्ता है, जो पुराने मालिक के घर का रास्ता जो जाता है, वो रास्ता पीछे छूट गया। उनको रास्ते का भी ध्यान नहीं रहा और अपरिचित जिनको वो नहीं जानते थे ऐसे वो रास्ते पर वो आ गए और आगे आते आते उनको नए नए तरह के गांव मिलने लगे। अब एक खेत की तरफ दोनों जने खड़े हो गए और खड़े खड़े सोचने लगे कि अब हमको क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने कहा कि हम रास्ता भूल गए हैं, तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब मोती थोड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का था, तो मोती ने अपने गुस्से में आके कहा कि तुम तो बेकार ही दौड़ रहे थे, उसको वहीं पे मार के गिरा देते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं क्यों छोड़े। यहाँ पर हीरा
बहुत ही सीधा साधा और दुनियादारी को समझने वाला और संवेदनशील प्राणी बताया है। उसको समझाते हुए कहता है मोती को कि अगर हम उसको मार के गिरा देते तो दुनिया क्या कहती कि अरे ये तो बैल मार के भाग गए अपने मालिक को, तो वो भले ही कुछ भी कर सकता है लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो धर्म के खिलाफ होगा। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट लेते, कोई आता तो नहीं। अब दोनों बहुत भूखे थे तो मटर के पास में खेत थे और मटर के खेत पास में होने के कारण दोनों जने खेत में मटर खाने लगे। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले तो दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे की ठेलने लगे। अब क्या था कि दोनों जने स्वतंत्र हो गए तो दोनों को बहुत खुशी हो रही थी और उनका पेट भी भर गया था, तो उन्हें आज़ादी महसूस हो रही थी कि हम तो बहुत अच्छे से आज़ाद हो गए और हम बाहर आ गए। तो दोनों ने एक साथ डकार ली साथ में, और खाना खाने के बाद जो आती है उसे डकार कहते हैं, तो डकार ली उन्होंने और फिर उसके बाद में दोनों ने आपस में सींग मिलाए और खेलने लगे, एक दूसरे को धक्का धुक्की करने लगे। ठेलने लगे मतलब एक दूसरे को धक्का मारने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती थोड़ा स्वभाव से चंचल और तेज था तो उसने सीधे साधे हीरा को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अब क्या था कि हीरा खाई में गिर गया था। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे पर हट गया। अब दोनों बैल आपस में खेलने लगे तो खेलते खेलते मोती ने उसको हीरा को खाई में गिरा दिया। तो हीरा को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन हीरा ने फिर सोचा कि अरे ये तो दोस्त है तो कोई बात नहीं, हो गया होगा, दोस्ती में तो होता है ऐसा। तो हीरा वापस से खड़ा होकर मोती के पास आ गया और मोती को भी समझ में आ गया कि यार ये खेल खेल में अभी झगड़ा हो जाएगा, ये मैंने गलत कर दिया। अरे यह क्या, कोई सांड डाकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, उसे भिड़े जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। अब उन दोनों ने देखा, दोनों मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, इतने में उन्होंने क्या देखा कि कोई सांड दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। अब दोनों मित्र देखने लगे ध्यान से कि अरे ये क्या। तो सांड भी कैसा था, पूरा हाथी की जैसा, हाथी जितना मोटा होता है उससे ही मोटा चौड़ा विशाल का शरीर का सांड था। तो वह दोनों सोचने लगे कि अरे यार इससे लड़ाई करने का मतलब तो क्या है कि अपनी जान खो देना, ये तो हमको मार डालेगा। तो दोनों जने उसे जान बचाने के लिए कोशिश करने लगे कि सोचने लगे कि क्या करें, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि जान बचेगी नहीं, बचती नजर नहीं आ रही थी कि ये तो हमको मार ही डालेगा, क्योंकि वो उनकी तरफ ही आ रहा था और उसकी सूरत भी बहुत भयंकर थी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब मोती बोला कि अरे भाई, अपनी भाषा में, मूक भाषा में चुपचाप आंखों से बोला कि अब क्या करें, हम तो बुरे फंस गए, ये तो हमको कोई मार ही डालेगा, तो तुम कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। अब हीरा ने कहा कि भाई ये तो ऐसा मतलब कूदता काटता आ रहा है बुरी तरह से, तो ये तो अपने घमंड में चूर है, लीन है, तो ये तो हमारी बात क्या सुनेगा, ये चलो हम तो यहाँ से भाग चलते हैं। मोती कहता है कि भागना कायरता है। ठीक है, मोती ने फिर हीरा को कहा कि यहाँ से हम नहीं भागेंगे, क्योंकि भागना तो एक कायरता की निशानी है, डरपोक पने की निशानी है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। तो हीरा उसको कहने लगा कि मैं तो भाग रहा हूँ, 9-2-11 यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, तो कह रहा है कि मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, तुम्हें मरना है तो तुम मरो, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। फिर वो दौड़ के आने लगा, तो फिर उसने कहा मोती ने कि भाई कोई उपाय सोचो जल्दी से। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रदेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। अब हीरा ने उसको फिर से कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं हम, अब कुछ कर नहीं सकते, ये तो दौड़ा आ रहा है हमारे सामने, तो एक ही उपाय है कि हम दोनों एक साथ इसके ऊपर चोट करें और आगे से मैं इसको रंगेदता हूँ, पीछे से तुम इसको रंगे दो, दो तरफ से मार पड़ेगी तो ये भाग खड़ा होगा, भाग जाएगा, और मेरी तरफ झटपे तो तुम इसके पेट में सींग घुसेड़ देना। अब जान तो जोखिम में डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सांड इनकी तरफ भागा चला आ रहा है। दोनों मित्र जान हथेली पर
हथेलियों पर लेकर लपकी। सांड की को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। अब सांड जो था ना, उसको एक ही जने से लड़ने की मतलब एक ही जने से उसको लड़ना आता था। मल्लयुद्ध मतलब कुश्ती, एक ही जने से कुश्ती लड़ना आता था, और वो दो जनों से लड़ना नहीं जानता था। तो उसको पता नहीं था कि दो जने मिलके कितने संगठित हो जाते हैं, इकट्ठे शत्रु हो जाते हैं, तो उनसे लड़ना मुश्किल काम है। तो उसको ऐसा मल्लयुद्ध कुश्ती करना आता नहीं था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। अब हीरा को उसने मारा तो मोती ने उसको क्या करा, पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगोदा। अब सांड जब वापस है ना मोती की तरफ मुड़ा तो हीरा ने इधर से उसको मारा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। सांड को क्योंकि एक ही जने से लड़ने की आदत थी, तो सांड चाहता था कि मैं एक जने को ही एक एक जन करके दोनों को गिरा दूं, लेकिन ये तो दोनों उस्ताद थे, दोनों एक साथ लड़ने का तय कर चुके थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। अब क्या है कि सांड को गुस्सा आ रहा था, तो सांड हीरा की तरफ चल लपका मारने के लिए, तो मोती ने क्या किया, पास में से आके उसके पेट में सींग घोंप दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। जैसे ही सांड पीछे फिरा मोती को मारने के लिए, मोती ने पीछे से उसकी बगल में पेट में सींग मारा, तो वापस वो मोती को मारने के लिए घुमा, तो इधर से हीरा ने क्या किया कि हीरा ने फिर से उसके पेट में सींग मार दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अब वो सांड भागने लगा तो दोनों मित्रों ने क्या किया, हीरा और मोती ने कि उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेकदम होकर गिर पड़ा और वह दोनों से उसे छोड़ तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। सांड क्या हुआ कि एकदम बेहोश होकर गिर गया तो फिर दोनों ने उनको छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती कह रहा है कि दोनों बहुत खुश हो गए आपस में कि अरे हमने तो इतने मोटे सांड को गिरा दिया, बेहोश कर दिया। तो दोनों जने नशे में, खुशी मतलब विजय के नशे में, जीत के नशे में चूर होकर झूम रहे थे। तो मोती ने उसको अपनी मुख भाषा में, आंखों की भाषा में कहा कि मेरा तो मन करता है कि साले को यहीं मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। फिर हीरा बहुत ही समझदार और संवेदनशील और उदारवादी चरित्र का था, तो उसने कहा कि नहीं, हमें कोई दुश्मन पर जो गिर जाता है दुश्मन, उस पर हमको सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बेरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। तो फिर मोती स्वभाव से थोड़ा गुस्सेल था, तो उसने कहा कि अरे हम ये तो सब बेकार की बातें हैं कि बेरी को सींग नहीं चलाना चाहिए गिरे हुए पर, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमको तो उसको वहीं पर ऐसा मारना चाहिए कि फिर वो नहीं उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो। हीरा ने कहा कि अब बताओ घर कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ खा ले तो सोचेंगे। मोती ने कहा कि पहले कुछ खा लेंगे फिर सोचेंगे। सामने मटर का खेत था कि मोती उसमें घुस गया। सामने जो मटर का खेत था उसमें मोती घुस गया और हीरा मना करता रहा। हीरा तो समझदार था इसलिए मोती को मना करता रहा, लेकिन मोती को भूख लगी थी तो वो मटर के खेत पर गिर गया, पर उसने एक न सुनी, मटर के खेत में घुस गया तो उसने हीरा की एक भी न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े, दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेंढ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। अब क्या था कि हीरा के मना करने पर भी मोती मटर के खेत में घुस गया और 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लेकर आ गए और दोनों आदमियों ने लाठी से उनको दोनों को पकड़ लिया। लेकिन हीरा जो था ना वो मेंढ पर मतलब किनारे पर, खेत के किनारे पर खड़ा था, तो वो वहां से भाग निकला। लेकिन फिर क्या हुआ कि मोती जो था उसके पांव क्या हुए कि कीचड़ में भर गए थे, तो वो निकल नहीं सक रहा था। तो हीरा ने सोचा कि यार मेरा साथी संकट में है तो मैं ऐसे कैसे उसको छोड़ के जा सकता हूं। तो हीरा वापस लौट आया कि फंसेंगे तो दोनों साथ में फंसेंगे। तो उन दोनों आदमियों ने क्या किया, रखवालों ने उसको भी पकड़ लिया। दोनों प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब कांजी हाउस क्या चीज है बच्चों? कांजी हाउस ऐसा होता है कि
पशुओं को, जो नाकारा पशु होते हैं, जो आवारा पशु होते हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है। कई बार तो उनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है और नहीं तो कई बार उनको बूचड़ खाने में उनको कटने के लिए भेज दिया जाता है। तो कांजी हाउस में उनको बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। पहली बार उन दोनों मित्रों का, सभी का मतलब वास्ता, पहली बार उन दोनों को ऐसा वास्ता पड़ा कि उनको दिन भर हो गया पर खाने को कुछ नहीं मिला। अभी तक तो वो हमेशा अच्छा सा खाते आए थे। समझ में नहीं आता था कि वह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। यह इसमें क्या तृप्ति होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों के दोनों मित्रों को कांजी हाउस के में उनको बंद कर दिया गया। उनका पहली बार ऐसा पाड़ा पड़ा कि सुबह से शाम तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि इससे पहले उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था और गया के घर पे भी थे तो भी कुछ खाने को तो मिल ही रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कई भैंसें बंधी हुई थी, बकरियां बंधी हुई थी, घोड़े थे और कई गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा पड़ा हुआ नहीं था। सब जमीन पर ऐसे मतलब पतले दुबले मुर्दों की तरह, मुर्दे मतलब मृत व्यक्तियों की तरह, मृत लोगों की तरह जो मर चुके हैं उनकी तरह पड़े हुए थे। बहुत कमजोर हो गए थे, इसलिए वह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो दोनों मित्र क्या करने लगे कि फाटक के ऊपर तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे एक जैसी निगाह से कि कोई तो खाना लेकर आएगा, चारा लेकर आएगा, पर कोई आता दिखाई न दिया। तो दोनों मित्रों को क्या करना पड़ा कि दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू करी। क्या करते, कुछ मिल नहीं रहा था खाने को। इससे तो पेट तृप्ति क्या होती, मतलब इससे तो क्या पेट भरता, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो दीवार की मिट्टी चाटने लगे। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब हीरा जो सीधा साधा था, दिन भर से कुछ खाया नहीं और रात को भी कुछ खाने को नहीं मिला, तो हीरा जो सीधा साधा था तो उसको गुस्सा आने लगा। तो उसने मोती को कहा कि बस अब तो बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं रहा जाता, मेरे से बर्दाश्त नहीं किया जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती का भी वही हाल था, सुबह से वह भी भूखा था। तो बेचारा कहने लगा कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि प्राण ही निकल जाएंगे। इतना जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। हीरा कहता है कि इतनी जल्दी हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमको यहाँ से निकलने का कोई ना कोई उपाय जल्दी ही करना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। क्या कहता है हीरा कि आओ हम दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती कहता है कि मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होगा। बस इसी व्रत पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब हीरा उसको कहता है कि किस बात पे अकड़ रहे थे इतने टाइम से, तुम इतने समय से तुम अकड़ रहे थे, इस बात पर अकड़ रहे थे, अब तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने नकुले सींग से दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। अब हीरा को से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हीरा ने क्या कहा, पहले तो मोती को कहा कि तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई, पर हीरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हीरा ने क्या करा, बाड़े की दीवार पर एक जोर से सींग, नकुला अपना तीखा सींग, नकुले मतलब तीखा सींग अपना दीवार पर मारा। दीवार कच्ची थी तो वो कच्ची दीवार मिट्टी की थोड़ा सा एक टुकड़ा, चिप्पड़ मतलब एक थोड़ी सी परत उसकी निकल आई। फिर तो क्या, उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अब हीरा क्या करने लगा कि दीवार पर दौड़ कर बार बार सींग मार रहा था। तो क्या हुआ कि दीवार की थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उस समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और फिर मोटी सी रस्सी से बांध दिया। जो हीरा कर रहा था ना, तो वहाँ का कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेके उस वक्त क्या करता था कि आके सारे जानवरों की हाजिरी लेता था,
स्कूल में भी जैसे अटेंडेंस होती है उस तरह से वह भी जानवरों को गिन रहा था कि पूरे हैं कि नहीं। तो जब वो आया तो उसने देखा कि हीरा इस तरह से कर रहा है, दीवार को चोटें मार रहा है। तो उसने क्या किया कि हीरा को 2-3 डंडे लगाए और उसको रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अब के बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा कहता है कि क्या हो गया, मार पड़ी। मोती ने कहा कि मार पड़ी, अब क्या हुआ, पर मार खाई तुमने तो कि क्या हुआ, मार खाई तो पर अपना बूते का जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। अब मोती उसको वापस कहता है कि तुमने जोर मार के क्या किया, हम वापस तो बंध गए, वापस बंधन में पड़ गए, हम बांध दिया गए हमको। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए। हीरा कहता है कि मैं जोर तो मारूंगा ही मारूंगा चाहे कितने भी मेरे को बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़े, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं जोर तो मारूंगा ही। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचकर दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहे तो सब मर जाएंगे। हीरा कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं, यहाँ जो लोग हैं ना बेचारे जो बंधे हुए हैं, बकरियां, गाय, भैंसें, गधे, घोड़े, तो उन सब की जान तो बच जाएगी कम से कम। और कोई तो जिंदा रहेगा हमारे में से। अगर 2-4 दिन ऐसे ही रहे बिना खाने के तो वैसे ही मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं जोर लगाता हूँ। अब मोती कहता है कि ठीक है, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है कि कोई तो बचेगा, अगर यहाँ पड़े रहे तो हम मर जाएंगे, तो अच्छा चलो मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। अब मोती भी हीरा की तरह, हीरा को तो बांध दिया गया लेकिन मोती फिर से उस दीवार की तरफ सींग मारने लगा। तो सींग मारा तो थोड़ी सी वहां से मिट्टी गिर गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी क्या होता है, अपने विरोधी पक्ष का, जैसे कि किसी से लड़ाई कर रहा हो, जो अपनी प्रतिस्पर्धा मतलब अपने साथ में प्रतियोगिता में भाग ले रहा हो, ऐसे उससे लड़ रहा हो। इस तरह से वह दीवार से लड़ने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार लगभग ऊपर से एक हाथ गिर गई। 2 घंटे तक मोती ने लगातार उस दीवार के ऊपर मारा तो बार बार मारने से क्या हुआ कि वो दीवार एक हाथ गिर गई। उसे दूनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब उसने फिर दोबारा दूसरी शक्ति से मारा तो दीवार आधी और गिर गई। दीवार का गिरना कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो गए। जैसे ही दीवार गिरी तो जो बेचारे जानवर अधमरे से पड़े हुए थे वो सब सचेत हो गए। तीनों घोड़ी सरपट भागी। अब वहां पर 3 जो घोड़ियां थी वो भाग निकली, फिर बकरियां निकल गई, उसके बाद भैंसें खिसक गई, भैंसें भी चली गई और गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। शुरू में ही लेखक ने कहा था कि गधा बहुत ही सीधा जानवर होता है, तो यहाँ पर भी वही बात आ गई कि सब भाग गए, घोड़ियाँ भाग गई, बकरियाँ भाग गई, भैंसें भाग गई, लेकिन गधे वहाँ पर यूं के यूं खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भागे। हीरा ने गधों से पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भागे। एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं खड़े पड़े रहेंगे। अब हीरा ने जब गधे से पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भागे, तो गधे ने क्या कहा कि फिर पकड़ लिए जाएंगे तो हीरा ने उनको फिर कहा तो क्या हो गया अगर पकड़े जाएंगे, तो अभी भागने का तो मौका है, भागो यहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो डर लगता है भाई, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। अब जो हीरा जो रस्सी से बंधा हुआ था ना, तो वो उसको मोती अपने दोस्त की रस्सी तोड़ने लगा। अभी तो दोनों गधे वहीं पर खड़े हैं। जब तक वह हार गया तो हीरा से कहा तुम जाओ। हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब जब हीरा की वो मोती भी थक गया और हीरा की रस्सी टूट नहीं रही थी, तो हीरा ने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, फिर शायद कभी और मिल जाएंगे, भेंट हो जाएगी। मोती की आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं।
अब यहाँ पर मोती का बहुत ही अच्छा स्वरूप देखने को मिल रहा है कि पहले तो उसने अपने सींग से सारे जानवरों के लिए दीवार तोड़ी, और दीवार तोड़ने के बाद जब उसका दोस्त, उसका मित्र हीरा मुश्किल में था, तो उसने क्या कहा कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुमको यहाँ पर रस्सी में बंधा हुआ छोड़कर विपत्ति के समय, तुम्हारे दुख के समय में तुमको छोड़कर भाग जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने फिर उसको समझाया कि भाई भाग जाओ, नहीं तो तुमको बहुत मार पड़ेगी और यहाँ के लोग समझ जाएंगे कि तुमने तोड़ी है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई और वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर मोती का बहुत ही उदारवादी चरित्र बताया गया है बच्चों। कहा, हीरा के बार बार समझाने पर भी मोती ने क्या कहा कि अगर मुझे मार पड़ती है तो पड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारे गले में जो बंधन पड़ा था, तुमको जिस कारण बांधा गया था, वो काम तो पूरा हुआ। मतलब कि 8-10 प्राणी जो कि बकरी घोड़े ये सब बंधे हुए थे, वो तो भागे, कम से कम उनका आशीर्वाद तो मिलेगा, उनकी जान तो बच गई। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों के सींगों से मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास जाकर आकर सो गया। अब क्या हुआ कि वो दोनों गधे जाने को तैयार नहीं थे, उनको मोती ने अपने सींग से मार मार के बाड़े के बाहर निकाल दिया और जाकर अपने मित्र हीरा के पास में, बंधु मतलब मित्र के पास जाकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब क्या हुआ बच्चों की, जो वहाँ का मुंशी था, चौकीदार था, वो सब आए और उनके मन में खलबली मच गई कि अरे ये क्या हो गया, मोती ने इस तरह की हरकत कर दी कि सारे जानवर भाग गए। तो उन लोगों ने क्या करा, मोती को खूब मारा और फिर उसको एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया।